हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय न्यायपालिका के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला फैक्ट है, भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है, किंतु न्यायपालिका ज्यूडिशियरी एकीकृत इंटीग्रेटेड है। इसका तात्पर्य है कि पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों के लिए पृथक पृथक न्यायालय नहीं है और न ही विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति का है, जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विभिन्न जिलों में स्थापित किए गए हैं। जिला न्यायालय का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। वह जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जब वह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश, और जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज तथा आपराधिक मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय का भी गठन किया गया है। ये न्यायालय अलग अलग नामों यथा न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि से सुशोभित नामित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया था। इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जो जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जिला न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श कर ग्राम सभा सदस्यों में से नामित किए जाते हैं अथवा पंचायत समिति द्वारा निर्वाचित होते हैं। न्याय पंचायत आपराधिक तथा सिविल दीवानी के छोटे मामलों की सुनवाई करती है। जिले के प्रत्येक प्रखंड में एक न्याय पंचायत स्थापित की जाती है। इन सब के अतिरिक्त देश में विभिन्न अधिकरण, ट्रिब्यूनल तथा आयोग भी स्थापित किए गए हैं, जो पारंपरिक न्यायालय तो नहीं है किंतु विधिक प्रक्रिया के अनुसार विवादों को निपटाने का ही एक कार्य करते हैं। भारत में न्यायपालिका का संगठन ये शंक्वाकार है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में एक है केवल नई दिल्ली में, और उच्च न्यायालय ये सभी स्टेट्स में हैं, और जिला एवं सत्र न्यायालय ये हर जिले में होते हैं। मुंसिफ न्यायालय भी हर जिले में अनेक होते हैं और न्याय पंचायत होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विषय में संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सर्वोच्च संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश तथा अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया गया है? तो ये 129 के तहत आर्टिकल 129। उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 130 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त स्पेशल लीव टू अपील तथा अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार
अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 146 के तहत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 146 में। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अब, जिन्हें हम देखेंगे। संविधान के प्रवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल संख्या 8 थी और मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश उस समय थे। कब? जब संविधान का प्रवर्तन हुआ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 31, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 30 अन्य न्यायाधीश भी हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति, बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास, भारतीय संसद के पास। अगला फैक्ट है, किसके द्वारा नियत या अपॉइंट किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा यदि अपॉइंट किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। अगला फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, किंतु उसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ये किसके कहने पर? राष्ट्रपति के अनुमोदन करने पर। अगला फैक्ट है, भारत में अब तक कितने ऐसे व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ऐसा कोई भी अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है। किस मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की गठित की गई थी? तो ये की गई थी केशवानंद भारती मामले की। इम्पॉर्टेंट ये मुकदमा वाद है कौन सा? केशवानंद भारती मामला। इसको आप बाद में हम बता देंगे या आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वह कौन न्यायाधीश हैं जो वरिष्ठता क्रम में आने पर भी लकवे का शिकार हो जाने के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाए जा सकते थे? तो ये थे जफर इनाम साहब। अगला फैक्ट है, 1977 में न्यायमूर्ति HR खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ये थे MH वेग। अगला फैक्ट है, न्यायिक निर्णयानुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श कर उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए? तो इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से भेजनी होती है अपनी रिपोर्ट। किसको? राष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 126 के तहत। अगला फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में किसी न्यायाधीश को कब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है? जबकि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, रिक्त हो अथवा अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्य निर्वहन में असमर्थ हो। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है। इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में कब की जाती है? तो ये उच्चतम न्यायालय का सत्र आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर या कोरम पूरा न होने पर ये इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? तदर्थ न्यायाधीशों की। अगला फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? ये किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है।
अगला फैक्ट है, भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाने संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का जो प्रावधान भारत में आया है तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, उसकी प्रेरणा से प्रेरित है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु कितनी है? तो ये है 65 ईयर्स या 65 वर्ष। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। अगला फैक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 124 के खंड 4 के तहत दी गई है। अगला फैक्ट है, किन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता, इनकैपेसिटी के आधार पर किस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं? तो ये संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अगला फैक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा किस प्रकार के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए? तो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से इसका प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। अगला फैक्ट है, इन्हें भी जाने के अंतर्गत पहला फैक्ट है, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। वे अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक लगभग 7 वर्ष 5 माह कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़ हैं। दूसरा स्थान भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का है, जिन्होंने लगभग 4 वर्ष 4 माह तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक मात्र 18 दिन कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. सिंह यानी कमल नारायण सिंह हैं। दूसरे स्थान पर न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र बाबू जो कि 29 दिन तक कार्यरत रहे तथा तीसरे स्थान पर न्यायमूर्ति जी.वी. पटनायक जिनका कार्यकाल मात्र 40 दिन का रहा हैं। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थीं। अब तक उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाली अन्य महिला न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, न्यायमूर्ति रूमा पाल, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा तथा न्यायमूर्ति रंजना देसाई। अगला फैक्ट है, न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा उच्चतम न्यायालय की चौथी महिला जज हैं, जिन्हें अप्रैल 2010 में उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व वह पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थीं। 37वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। 38वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एच. कपाडिया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर ये। 17वें मुख्य न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती भारत में लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के प्रणेता कहे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए। उच्चतम न्यायालय का वह प्रथम न्यायाधीश कौन था जिसको उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव 1991 में लोकसभा में लाया गया है?
तो ये हैं न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। अगला फैक्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने तथा उनके कदाचार या असमर्थता की जांच करने की प्रक्रिया विहित करने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 पारित किया गया है, एक कानून है ये। अगला फैक्ट है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार किसी भी न्यायाधीश पर लगे आरोप की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की जाती है? तो इसमें कुल 3 सदस्यों को शामिल किया जाता है, तब ये समिति बनकर तैयार होती है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें पहला है उच्चतम न्यायालय के ऐसे दूसरे न्यायाधीश कौन हैं जिनको उनके पद से हटाने के लिए अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें ये हैं न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये है राष्ट्रपति, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करती है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो ये 1 लाख रुपए प्रतिमाह है, लेकिन अभी अपडेट हो गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला तथ्य है 2009 में हुए संशोधन के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो इसमें 90,000 तब दिया जाता था, लेकिन अभी ये भी अपडेट हुआ है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते एवं पेंशन किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। अगला फैक्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अंतर्गत दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए एक प्रमाण पत्र अनुच्छेद 134 का के तहत दिया जाता है। अनुच्छेद 134 का 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1978 में किया गया था, के द्वारा जोड़ा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कोई निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश पारित करने के पश्चात यथाशीघ्र इस प्रश्न पर विचार करेगा कि उस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए। ऐसा विचार स्वप्रेरणा से अथवा किसी पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक निवेदन किए जाने पर किया जाता है। इसका उद्देश्य अपील में विलंब को कम करना है। अगला फैक्ट है उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत प्रदान की गई है। प्रारंभिक अधिकारिता किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अगला फैक्ट है प्रारंभिक अधिकारिता के तहत उच्चतम न्यायालय किन मामलों की सुनवाई करता है? तो इसमें पहला है संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के विवादों को निपटाने के लिए, और दूसरा है अधिक राज्यों के मध्य विवाद को निपटाने में, और ऐसे विवाद को जिसमें संघ तथा एक या अधिक राज्य एक तरफ हों तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हों, तो इनके मध्य जो विवाद होगा उसका निपटारा करेगा प्रारंभिक अधिकारिता के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगला फैक्ट है किस मामले पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकारिता प्राप्त है? इसमें मूल अधिकारों से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट्स, सभी स्टेट हाई कोर्ट्स को ऐसी अधिकारिता प्राप्त है। अगला फैक्ट है कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है?
तो इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में स्वविवेकानुसार वह अपनी इच्छा से कहीं भी अपील कर सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 132। इसके साथ और भी है अनुच्छेद 134 का के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को मामलों की सुनवाई के लिए प्राप्त है। किसी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिग्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में कब की जा सकती है? जबकि उस मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान सब्सटेंशियल प्रश्न शामिल हो। अनुच्छेद 132 के तहत। अगला फैक्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत अपीलीय अधिकारिता दी गई है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। अगला है फैक्ट, किन आधारों पर किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल कार्यवाही, सिविल प्रोसीडिंग में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती है, जबकि उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित सर्टिफाई कर दिया हो कि उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान प्रश्न शामिल है या उसकी राय में वह प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित डिसाइड किया जाना चाहिए। अगला फैक्ट है, दांडिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद 134 के तहत दी गई है। किसी उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक मामले में दिए गए निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में कब हो सकती है? जबकि उच्च न्यायालय ने दोष मुक्ति के आदेश को उलटते हुए मृत्यु दंड दिया हो या अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचारण के लिए मंगाकर मृत्यु का दंडादेश दिया हो या प्रमाणित किया हो कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। अगला तथ्य है, अनुच्छेद 132, 133 तथा 134 खंड 1 ग के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड का के तहत सर्टिफिकेट जारी करता है, इश्यू करता है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 134 का किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 134 में का खंड। अन्य फैक्ट के अंतर्गत देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजे गए मामले। इनमें कुछ महत्वपूर्ण केसेस हैं जो हम समझेंगे। 1951 में इन री दिल्ली लॉज एक्ट, दिल्ली विधि अधिनियम के मामले को राष्ट्रपति द्वारा परामर्श के लिए भेजा गया। अगला है 1952 में इनरी सी कस्टम्स एक्ट के मामले को, 1956 में इनरी बेरूबारी के मामले को, 1958 में इनरी केरल एजुकेशन विधेयक को और 1965 में केशव सिंह के मामले को, 1974 में इनरी प्रेसिडेंशियल पोल राष्ट्रपतीय चुनाव के मामले को और 1978 में इनरी स्पेशल कोर्ट रिफरेंस के मामले को और 1991 में कावेरी जल विवाद अधिकरण के मामले को राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया सुप्रीम कोर्ट। 1993 में अयोध्या मंदिर के मामले को भेजा गया और 1998 में उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले को भेजा और 2001 का विशेष निर्देश प्राकृतिक गैस से संबंधित मामला भी गया और 2002 का विशेष निर्देश गुजरात विधानसभा के चुनाव का मामला पहुंचा। उल्लेखनीय है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया ने 24 अक्टूबर 1994 को राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय पर कोई सलाह देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया था।
किसने? ये 5 सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश थे MN वेंकटचलैया। तो इस समिति ने, इस पीठ ने इनकार कर दिया था। यहाँ पे हम देखेंगे न्यायालय की अवमानना से संबंधित, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें है पहला, संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की स्थिति प्रदान करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये दोनों अनुच्छेद। अगला है, अभिलेख न्यायालय की प्रकृति में यह निहित होता है कि वह अपने अवमान कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। अतः भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायालय के अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। न्यायालय के अवमान के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 पारित किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय अवमान 2 प्रकार के हैं, यथा सिविल तथा आपराधिक। सिविल अवमान जो होता है उससे तात्पर्य है न्यायालय के किसी डिक्री, निर्णय, आदेश, निर्देश, रिट आदि का जानबूझकर उल्लंघन करना या न्यायालय में दिए गए किसी वचन को भंग करना। और आपराधिक अवमान की श्रेणी के अंतर्गत इससे आशय है ऐसा प्रकाशन, मौखिक या लिखित या कार्य करना जो न्यायालय की निंदा करते हैं या उसके प्राधिकार को कम करते हैं या उसकी कार्यवाही में बाधा डालते हैं या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक उच्चतर सुपीरियर न्यायालय न केवल अपने अवमान के लिए बल्कि अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय या अधिकरण ट्रिब्यूनल के अवमान के लिए दंड दे सकता है। न्यायाधीशों को भी अपने न्यायालय के अवमान के लिए दंडित किया जा सकता है, परंतु निम्नलिखित कार्य या प्रकाशन न्यायालय का अवमान करने वाले नहीं माने जाते हैं, जिनके अंतर्गत जैसे सद्भाव पूर्ण प्रकाशन या वितरण, और अगला है न्यायिक कार्यों की रिपोर्ट का सही व उचित प्रकाशन, न्यायिक कार्यों की उचित आलोचना, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई सद्भावनापूर्ण शिकायत, न्यायालयों की बैठक की कार्यवाहियों की रिपोर्ट का सही तथा उचित प्रकाशन। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय अवमान के लिए 6 माह तक की सज़ा या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दिया जा सकता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 136। उच्चतम न्यायालय में विशेष अपील किसकी अनुमति से प्रस्तुत की जाती है? तो ये स्वयं उच्चतम न्यायालय की अनुमति से ही प्रस्तुत की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन किस न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए आदेश, दंडादेश आदि के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त अनुमति नहीं दे सकता है? तो ये है सशस्त्र बलों आर्म्ड फोर्सेस के लिए गठित न्यायालयों या अधिकरण द्वारा। अगला फैक्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 143 के तहत कौन उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने के लिए कह सकता है? ये है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कह सकते हैं। अगला है उच्चतम न्यायालय कब किसी विधि या तथ्य के लोक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है? तो ये जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा परामर्श मांगा जाता है तब ये अपना परामर्श देता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। किसको? राष्ट्रपति को। अगला फैक्ट है अनुच्छेद 143 की खंड 2 के तहत किन विषयों पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श देने के लिए कह सकता है? तो ये संविधान के लागू होने के पूर्व किए गए
संधि, ट्रीटी, समझौते आदि से संबद्ध विषयों पर परामर्श देने के लिए कह सकता है। अगला फैक्ट है, किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था? तो ये दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में सर्वप्रथम परामर्श मांगा गया था। किस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था? तो ये था अयोध्या मंदिर मामले पर 1993 में। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये है कनाडा के संविधान से। कौन सा क्षेत्राधिकार? परामर्शी क्षेत्राधिकार लिया गया है। किस देश के संविधान से? कनाडा के संविधान से। अगला फैक्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है? इम्पॉर्टेंट है, पुनः बता रहे हैं कि 129 आर्टिकल के तहत ये इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की संज्ञा दी गई है, अभिलेखी न्यायालय की संज्ञा दी गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, एविडेंस का कुछ वैल्यू होती है, उन्हें पूर्ण निर्णय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है तथा इसे अपनी अवमानना के लिए, कंटेम्प्ट के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। भारत में अगला फैक्ट है, भारत में किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 215 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की संज्ञा दी गई है या अभिलेखी न्यायालय कहा जाता है, या इसको ये अधिकार दिया गया है अभिलेखी न्यायालय का। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति दी गई है? तो यह अनुच्छेद 137 के तहत 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति दी गई है आर्टिकल 137 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किस शक्ति के अधीन अपने निर्णय या आदेश में परिवर्तन करने का अधिकार है? तो इसमें पुनर्विलोकन या रिव्यू की शक्ति के अधीन अपने आदेश में चेंज करने का अधिकार है। अगला फैक्ट है, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किसके अधीन है? तो ये संसद द्वारा बनाई गई विधि या कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ये इसको शक्ति दी गई है। किसको? उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को मामलों को अंतरित करने की या अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है? तो ये अनुच्छेद 139 के खंड का के तहत शक्ति प्रदान की गई है। अगला फैक्ट है, किसी उच्च न्यायालय में चल रहे वाद को, केस को सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 139 के खंड का के अंतर्गत इसको ये अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 139 के खंड का के अंतर्गत किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है कि 42वें जोड़ा गया है? तो ये 42वें संशोधन जो कि 1976 में आया था के द्वारा अनुच्छेद 139 का को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। अगला फैक्ट है, कौन सा अनुच्छेद पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 141 है और अनुच्छेद 141 के तहत किस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर घोषित किया गया है? उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो भारत के सभी न्यायालयों में एक नज़ीर की तरह होते हैं, तो इसलिए उसको आबद्ध कर घोषित किया गया है सभी न्यायालयों पर। पूर्व निर्णय का सिद्धांत किस न्यायालय पर लागू नहीं होता? तो ये स्वयं उच्चतम न्यायालय पर नहीं लागू होता।
यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यदि कोई निर्णय पूर्व में पारित कर चुकी है तो उस पर पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। स्वयं उच्चतम न्यायालय पर संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान का संरक्षक गार्जियन कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। संघ सूची यूनियन लिस्ट में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद को है, अनुच्छेद 138 के तहत। अगला फैक्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 32 है तथा अनुच्छेद 13 का खंड 2 के तहत ये इसकी रक्षा करता है। किसकी? मौलिक अधिकारों की। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य तथ्य हैं, जिसमें पहला है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाई कोर्ट होगा? तो ये अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये भारतीय संसद को दिया गया है। अगला फैक्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो ये अनुच्छेद 215 है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 217 के अंतर्गत दिया गया है, नियुक्ति से संबंधित। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या रिटायर्ड न्यायाधीशों द्वारा विधि व्यवसाय करने पर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन किस अनुच्छेद के तहत आरोपित किया गया है? तो ये इसमें अनुच्छेद 220 के तहत ये आरोपित किया गया है, निर्बंधित किया गया है। अगला फैक्ट है, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 24 हैं। अभी कुछ अपडेट हुए हैं तो उनको आप देख लीजिएगा। उच्च न्यायालय की स्थापना तथा उसके संबंध में अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो ये है संसद को। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या अधिक राज्यों अथवा 2 या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 231 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है। वह कौन सा एकमात्र संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली। संघ शासित राज्य दिल्ली, NCR दिल्ली। उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 216 के तहत गठित किए जाने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 216। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है अपना इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी सन 1866 ईस्वी में। परीक्षा की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके राष्ट्रपति ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श से करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संबद्ध राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं। और न्यायिक निर्णयानुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों की लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा? तो ये 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देगा। अगला,
जब कोई उच्च न्यायालय दो या अधिक राज्यों के संबंध में अपनी अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करता है, तब ऐसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर से परामर्श करेगा? तो ऐसे उन सभी राज्यों के राज्यपालों से जिन पर वह उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 231 के खंड 2 का के अंतर्गत। अगला फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से कुछ, तो इसमें पहला है उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, एडिशनल जज एवं कार्यकारी न्यायाधीश, एक्टिंग जज की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है। और उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश, एडिशनल जज की नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की जाती है? तो ये 2 वर्ष के लिए की जाती है उच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 224 के खंड का के तहत कौन किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध या रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है? ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसी प्रार्थना कर सकता है। अगला फैक्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? तो ये है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 में लाया गया था। तो इसके अंतर्गत 60 वर्ष से आयु सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 से 62 वर्ष कर दिया गया 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु एज के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय डिसीजन कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो इसमें पहला है सिद्ध कदाचार के आधार पर, दूसरा असमर्थता के आधार पर, और अन्य तथ्य के अंतर्गत हम देखेंगे जब कोई उच्च न्यायालय 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित किया जाता है, तब ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किस राज्य का राज्यपाल दिलाता है? तो ये है उस राज्य का राज्यपाल जहां न्यायालय की मुख्य पीठ प्रिंसिपल सीट स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते, सैलरीज एंड अलाउंसेस किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये दी जाती है अनुच्छेद 112 के खंड 3 के अंतर्गत। और अगला फैक्ट है वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्रमशः कितना है? तो ये 90,000 और 80,000 सन 2009 के संशोधन के अनुसार है। अभी अपडेट हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा। अगला फैक्ट है किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी करने का निर्देश दे सकता है? तो यह है वित्तीय आपात लागू होने पर। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण या ट्रांसफर कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। अगला फैक्ट है उच्चतम न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने न्यायाधीशों की लिखित सलाह के पश्चात राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा? तो ये 4 न्यायाधीशों की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत एडवोकेसी कर सकता है? उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य उच्च न्यायालयों में जहां उसने स्थायी न्यायाधीश के पद पर कार्य न किया हो, तो ऐसी जगह पे वो अपनी वकालत कर सकता है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाने या समाप्त करने का अधिकार किसे है? ये संसद को अनुच्छेद 230 के अंतर्गत ऐसा अधिकार दिया गया है।
क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें पहला है, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि वह उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति एक वैवेकीय यानी विवेक पर आधारित स्वविवेक पर आधारित उपचार है। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी करने की शक्ति है। इस प्रकार यहाँ उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से व्यापक है। उच्चतम न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, जबकि उच्च न्यायालय को केवल ऐसे राज्य क्षेत्र के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति है जिसके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के साथ एक शर्त यह भी है कि वह केवल अपने राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को रिट जारी कर सकता है या अपने राज्य क्षेत्राधिकार के बाहर किसी व्यक्ति, प्राधिकारी या सरकार को रिट तब जारी कर सकता है जबकि वाद हेतु केस ऑफ एक्शन पूर्णतः या कुछ अंशतः उसके राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न हुआ हो। उच्चतम न्यायालय ने एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 के मामले में यह कहा है कि अनुच्छेद 226 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को जो अधिकारिता दी गई है वह संविधान का आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर है, अतः उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा भी खत्म या समाप्त नहीं किया जा सकता है। उल्लेखनीय है यहाँ पे कि भारत के रिटों या रिट्स संबंधी प्रावधान आंग्ल विधि से लिए गए हैं। इंग्लैंड में इन्हें परमाधिकार रिट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति सम्राट के परमाधिकार शक्ति से हुई थी, जिसके माध्यम से वह अपने अधिकारियों और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता था। अगला फैक्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है। यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। और भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अगला फैक्ट है, किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक पीठें या किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक पीठें हैं? तो यह है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। और भारत में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनका क्षेत्राधिकार संघ शासित प्रदेशों को छोड़कर एक से अधिक राज्यों पर है? तो इसमें 3 उच्च न्यायालय जैसे मुंबई, गुवाहाटी तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय शामिल हैं। अगला फैक्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख या फिर रिट्स जारी करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को रिट जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। किस न्यायालय को उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो ये है उच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय कुल कितनी तथा कौन कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो ये 5 रिटें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रच्छा। इनको आप मनन कर लीजिए, अक्सर ये परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। और ये किससे संबंधित कौन सी रिट है तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला तथ्य है, किसी उच्च न्यायालय को किन प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है? तो ये मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए होती हैं।
अगला फैक्ट है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय किसके विरुद्ध रिट जारी कर सकता है? तो ये किसी व्यक्ति, प्राधिकारी, सरकार या संगठित निकाय के विरुद्ध जारी कर सकता है। भारत में रिट संबंधी प्रावधान किस देश की विधि व्यवस्था से लिया गया है? तो ये आंग्ल विधि से लिए गए हैं। मूल अधिकारों के संबंध में उच्च न्यायालय को कौन सी अधिकारिता है? तो ये प्रारंभिक अधिकारिता इसको प्राप्त है। और न्यायालयों को मूल अधिकारों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 के तहत ये अधिकारिता प्राप्त है। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय को अपने अवमान या कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 215 के अंतर्गत दी गई है ऐसी शक्ति, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के संबंध में दंड देने की शक्ति अनुच्छेद 215 के तहत। अगला फैक्ट है, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। और उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय या खर्च किस निधि पर भारित होता है? तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। हाई कोर्ट्स की प्रशासनिक व्यय संबंधी जो एक्सपेंसेज होते हैं तो उसका जो व्यय है तो वो राज्य की संचित निधि पर, स्टेट कंसोलिडेटेड पर, फंड पर होता है। अगला फैक्ट है, संविधान के किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो ये भाग 6 में अनुच्छेद 333 से लेकर 337 तक में ये दिया गया है अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में प्रावधान। और भाग है 6 भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 333 से 337 तक, भाग 6। अगला है, जिस न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। अगला फैक्ट है, कम से कम कितने वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो ऐसा है कि 7 वर्ष तक यदि कोई अधिवक्ता के रूप में कार्य करता है तो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसी नियुक्ति करता है। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट कौन सा है? तो ये जिला जज का न्यायालय सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कहा जाता है। कौन सा न्यायालय जिले का सबसे बड़ा आपराधिक फौजदारी न्यायालय होता है? तो ये होता है सत्र न्यायाधीश सेशन जज का न्यायालय। जिला न्यायाधीश से अवर इंफेरियर श्रेणी के राज्य न्यायिक सेवा में नियुक्ति के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 235 के अंतर्गत दिया गया है। और जिला न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का अधिकार, कंट्रोल करने का अधिकार किसे है? ये उच्च न्यायालय को है अनुच्छेद 235 के अंतर्गत। अगला फैक्ट है, राज्य के सबसे बड़े राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजस्व मंडल के नाम से, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से। अगला फैक्ट है लोक अदालत से संबंधित, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है यहाँ पे। लोक अदालत कानूनी प्रक्रियाओं से पृथक आपसी समझौते द्वारा तीव्र और सरलता से न्याय सुलभ कराने की एक व्यवस्था है। लोक अदालतों की स्थापना संबंधी प्रावधान विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में किया गया है। लोक अदालत में कोई वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या प्रतिष्ठित विधिक व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है और सामान्यतः एक अधिवक्ता एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। इन अदालतों में वैवाहिक मामले, पारिवारिक मामले व सामाजिक झगड़े व किराया व बेदखली, वाहनों का चालान और बीमा आदि से संबंधित विवादों को आपसी समझौते द्वारा निपटाया जाता है। ऐसे आपराधिक मामलों को छोड़कर
जिसमें समझौता नहीं कराया जा सकता है। दीवानी, फौजदारी या राजस्व से संबंधित सभी विवाद लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लाए जा सकते हैं। लोक अदालत मुकदमा दायर होने के पूर्व भी कानूनी विवादों को अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि रेल तथा बैंकिंग सेवाओं को छोड़कर उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन जैसी सुविधाओं से जुड़े मामलों को इन अदालतों में ले जा सकेंगे। लोक अदालतों के निर्णय दीवानी न्यायालयों के निर्णयों की भांति दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं, अतः इनके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर सन 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्काल मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति P.N. भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था। महत्वपूर्ण है ये तथ्य P.N. भगवती और किसके क्या लोक अदालत से संबंधित आयोजन। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालतों का परीक्षण अत्यंत सफल रहा है। इन अदालतों द्वारा अब तक लगभग 1 करोड़ 43 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। सन 2010 तक पूरे देश में उत्तर प्रदेश लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को निपटाने के मामले में प्रथम स्थान पर है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में 3 स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है। अगला फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से संबंधित, तो इसमें संघ तथा राज्यों के सभी वित्तीय प्रणाली की निगरानी के लिए संविधान द्वारा किस पदाधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान 12वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये शशिकांत शर्मा मई 2013 में बने थे। इसमें वर्तमान शब्द हटा दीजिएगा क्योंकि इसको आपको अपडेट करके अभी वर्तमान में कौन है इसको आपको अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। तो संविधान द्वारा किस प्राधिकारी की नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए प्रहरी के रूप में की जाती है, तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एक प्रहरी के रूप में की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है और संघ के लेखाओं के संबंध में या राज्यपाल को राज्यों के लेखाओं के संबंध में अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला तथ्य है लोक निधि या पब्लिक फंड का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किसका मित्र एवं मार्गदर्शक फ्रेंड एंड गाइड कहा जाता है, तो ये लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। पैक का लोक लेखा समिति का किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, तो इसमें ये थे A.K. चंद्रा को, जो कि तीसरे अध्यक्ष थे। 1962 से 1966 इनका कार्यकाल रहा और ये सेवानिवृत्त के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर इसके आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, तीसरे आयोग के।